सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, ये आपका जो रीढ़ की हड्डी एकांकी था उसका दूसरा भाग है, जिसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। तो इस एकांकी में देखिए कई पात्र हैं। इसमें जो घर के मालिक हैं रामस्वरूप, उनकी पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, उनका जो एक नौकर था जिसका नाम था रतन। उसके अलावा देखिए उनकी बेटी उमा को देखने के लिए यहाँ पर कौन आता है, एक वकील हैं पेशे से गोपाल प्रसाद, और उनका बेटा शंकर। तो अपने बेटे शंकर के लिए वो रामस्वरूप की बेटी उमा को देखने आते हैं। हालांकि ये जो गोपाल प्रसाद जी हैं काफ़ी अच्छे घर से हैं, पढ़े लिखे हैं, बेटा भी इनका पढ़ा लिखा है, लेकिन ये काफ़ी रूढ़िवादी सोच के हैं। ये एक ऐसी बहू चाहते हैं अपने बेटे के, ये अपने लिए ऐसी बहू चाहते हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो देखिए यहीं पर ये एकांकी शुरू होती है, और इसमें जो गोपाल प्रसाद जी हैं उनके एक रूढ़िवादी नज़रिए को दिखाया गया है स्त्रियों के प्रति। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। तो देखिए एकांकी में बातें चल रही थी। जो गोपाल प्रसाद थे वे आ चुके थे घर में उमा को देखने के लिए अपने लड़के शंकर के लिए। तो देखिए बातें चल रही थी इनकी, और जो बातों में जो रामस्वरूप थे वे भी समझ गए थे कि जो बाबू गोपाल प्रसाद जी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, लेकिन जो रामस्वरूप थे उनकी बेटी उमा काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी। तो देखिए काफ़ी कुछ छुपाते हैं वे अपनी यहाँ पर बेटी की शिक्षा के बारे में, ताकि जो जैसे तैसे उनकी बेटी गोपाल प्रसाद जी को पसंद आ जाए अपने बेटे के लिए। तो विद्यार्थियों चलिए शुरू करते हैं आज की एकांकी। तो देखिए जब बातें हो जाती हैं उसके बाद अब उमा का प्रवेश होता है यहाँ पर दृश्य में। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, पान की तस्तरी यानी कि जो प्लेट होती है, पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है। सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई, बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। तो देखिए जो बाबू गोपाल प्रसाद हैं पेशे से वकील हैं और काफ़ी चालाक हैं, और वे काफ़ी गौर से देखते हैं उमा को। और वहीं जो उनका बेटा है देखिए आत्मविश्वास की उसमें काफ़ी कमी है, तो वह आंखें छिपाकर देखता है उमा को। तो देखिए रामस्वरूप यहाँ पर कहते हैं हाँ यही हाँ आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। तो ऐसा कौन कहता है, रामस्वरूप। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उड़ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। तो विद्यार्थियों आप ये समझ रहे होंगे कि दोनों बाप बेटे चौंक क्यों उठे, यहाँ पर क्या ऐसी बात हो गई। तो देखिए देखिए उमा थी, उसकी आंखों पर उन्होंने चश्मा देखा जब उसका चेहरा उठता है। तो देखिए हालांकि जो गोपाल प्रसाद जी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, लेकिन जब वे चश्मा देखते हैं उमा की आंखों में तो उन्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, और तभी आंखों पर इसके चश्मा है ज़्यादा पढ़ने के कारण। तो इस कारण क्या होता है, वे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए चश्मा ये प्रतीक है कि जो उमा है वो पढ़ी लिखी है काफ़ी, ऐसा उन्हें लगता है। हालांकि वो पढ़ी लिखी भी काफ़ी थी, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा शक हो जाता है गोपाल प्रसाद जी को। रामस्वरूप कहते हैं जरा शक पकाकर, जी वह पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो विद्यार्थी देख सकते हैं कि जो रामस्वरूप हैं उमा के पिताजी, वे सीधे नहीं बता रहे हैं बल्कि बहाने बना रहे हैं कि जो उनकी बेटी उमा थी उसकी आंखें दुखनी आ गई थी, उसमें क्या हुआ था, दर्द हुआ था, तो उसके लिए उसने कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाया है। इसके बाद अब देखिए गोपाल प्रसाद पूछते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ, देखिए शक है उन्हें कि पढ़ी लिखी है काफ़ी उमा, तो वे अपना ये शक जाहिर करते हैं। तो रामस्वरूप देखिए वे बताना नहीं चाहते कि उनकी बेटी अच्छी पढ़ी लिखी है, बल्कि वे छुपाते हैं। तो क्या कहते हैं,
नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, वो तो मैंने बता दिया आपको कि इसकी आंखों में दुख नहीं आई थी, तब इसने कुछ दिनों के लिए लगाया है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, देखिए वे मान लेते हैं और फिर कुछ कोमल स्वर में कहते हैं बैठो बेटी। किससे कहते हैं? उमा से। तभी रामस्वरूप कहते हैं वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के साथ। उमा बैठती है। तो आपको पता है कि वहाँ पर कुछ वाद्य यंत्र भी रखे गए थे ताकि जो गोपाल प्रसाद है और उनका बेटा शंकर, वे उसकी जो भी गीत संगीत की योग्यताएं हैं उसे देख सकें। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। तो रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। तो देखिए रामस्वरूप कहते हैं कि अपनी बेटी उमा से कुछ बजाने के लिए। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो मीरा बाई आपने नाम सुना होगा, मशहूर कवियत्री, कृष्ण भक्त, तो उसका गाना वह सुनाती है। स्वर से जाहिर होता है गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो उमा है वह गाना गाती है मीराबाई का मेरे तो गिरधर गोपाल, और तभी उसकी आंखें मिलती हैं शंकर से। और शंकर की आंखें कैसी थी? थोड़ी झेपती हुई थी, यानी कि थोड़ा सा वह अपना चेहरा छुपा रहा था। तो उसे देखते ही गाते गाते जो उमा है वह रुक जाती है। तो रामस्वरूप कहते हैं क्यों, क्या हुआ? गाने को तो पूरा करो उमा। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। तो उमा उसके बाद सितार रख कर अंदर जाने को उठती है। तभी गोपाल प्रसाद कहते हैं अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं फिर उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? तो देखिए उमा यहाँ पर चुप रहती है। फिर रामस्वरूप कहते हैं हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं यह तो अच्छा है। और सिलाई वगैरह? तो रामस्वरूप कहते हैं सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ हाँ। तो विद्यार्थी यहाँ पर देखिए जो गोपाल प्रसाद हैं वे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं उमा के बारे में कि वह घर का कौन कौन सा काम कर सकती है। देखिए पढ़ाई से उन्हें काफ़ी दिक्कत है, वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, लेकिन वह ऐसी बहू चाहते हैं जो घर के सारे काम करे। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? तो उमा चुप हो जाती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं, यानी कि अब उनमें धीरज नहीं रहता, क्योंकि देखिए उन्होंने कई सवाल पूछे और उमा चुप रही, तो इससे वे काफ़ी अधीर हो उठे, यानी उनका धैर्य अब जवाब देने लग गया। और रामस्वरूप शक पकाते हैं। तो रामस्वरूप क्या है, थोड़ा शक पका जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं जरा रूखी आवाज में, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। तो रामस्वरूप कहते हैं उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब तो दो। ऐसा कौन कहता है रामस्वरूप अपनी बेटी से कि कुछ जवाब तो दो, इन्हें कई चीज़ें पूछ रहे हैं गोपाल प्रसाद जी। तो देखिए उमा बोलती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में। तो देखिए उमा काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, तो हल्की आवाज़ में बोलती है, लेकिन थोड़ा उसकी आवाज़ में क्या होती है, मजबूती होती है। और ये मजबूती किसकी होती है? आत्मविश्वास की। तो क्या जवाब देती है, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। तो रामस्वरूप चौंक उठते हैं उमा के जवाब से, कहते हैं उमा उमा।
तो उमा कहती है, अब मुझे लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। तो देखिए यहाँ पर जो उमा है अब जवाब दे रही है, क्योंकि काफ़ी पढ़ी लिखी है। और देखिए इस तरह बार बार गोपाल प्रसाद का सवाल पे सवाल करना उसके बारे में, ये उसे पसंद नहीं आया। उसे ऐसा लगा कि देखिए जैसे हम बाज़ार जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं और दुकानदार से कई तरह के सवाल पूछते हैं उस चीज़ के बारे में, तो उमा ये कहना चाहती है कि ये यहाँ पर मुझे देखने के लिए आए हैं या बाजार से सामान खरीदने के लिए, यानी कि ऐसे ये सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो गोपाल प्रसाद ताव में आकर कहते हैं, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? तो उमा जवाब देती है, देखिए तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होगी। जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं, और जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। तो देखिए ये जो उमा है ये शंकर को जानती है और ये भी जानती है कि उसका जो व्यक्तित्व है काफ़ी खराब है। किसका? शंकर का। तो शंकर कहता है, बाबूजी चलिए। देखिए शंकर को पता लग गया कि उमा उसके बारे में जानती है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ रही हो? तो देखिए रामस्वरूप तो चुप हो जाते हैं, उमा के पिताजी, लेकिन उमा बोलना जारी रखती है। कहती है, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ रही हूँ। मैंने बीए की पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है तो है, लेकिन इनसे पूछिए ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। तो देखिए उमा शंकर के बारे में बताती है उसके पिताजी को, यानी कि गोपाल प्रसाद को। तो बीच में देखिए रामस्वरूप अपनी बेटी को डांटते हैं, उमा उमा। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं खड़े होकर गुस्से में, देखिए गुस्सा आ गया है, वकील है, तो इस तरह लड़की का जवाब देना उन्हें पसंद नहीं आया उमा का। तो कहते हैं, बस हो चुका, बस हो चुका। बाबू गोल रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। दगा क्या होता है? धोखा। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेंत ढूंढ कर उठाते हैं, तो अपनी छड़ी उठा लेते हैं और कहते हैं, बीए पास, उफ, गजब हो जाता, झूठ का भी कोई ठिकाना है। आओ बेटे चलो, और दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जो गोपाल प्रसाद हैं, जैसा आपको पहले बताया, उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, और इस तरह उमा का बात करना और जवाब देना उन्हें पसंद नहीं आया और वो गुस्से में वहाँ से अपने बेटे के साथ चले जाते हैं। तो देखिए उमा फिर कहती है, जी हाँ जाइए, ज़रूर जाइए, चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उसके लड़के का रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम्म से जा बैठते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। तो प्रेमा कहती है, रामस्वरूप की पत्नी, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं और तभी रतन आ जाता है। और रतन क्या कहता है, बाबूजी मक्खन, आपको पता था बाबू उसे मक्खन लेने के लिए भेजा था। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ये आपकी एकांकी खत्म हो जाती है, लेकिन ये एकांकी हमें काफ़ी कुछ सीख दे जाती है। देखिए हमारा समाज है एक रूढ़िवादी, पहले से जैसे एक रूढ़िवादी जो विचारधारा होती थी कि जो स्त्रियां हैं उनको शिक्षा का प्रबंध नहीं दी जाती थी। लेकिन देखिए ये रूढ़िवादी जो विचारधारा है हालांकि अब नहीं है। अब हर कोई पढ़ लिख रहा है, समानता, सबको समान मौके मिलते हैं पढ़ने के। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो लोग होते हैं, जैसे इसमें आपने देखा बाबू गोपाल प्रसाद, तो वे रूढ़िवादी सोच ही रखते हैं। तो शिक्षा का अधिकार हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो।
और आगे बढ़ने का भी अधिकार हर किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमें आत्मविश्वास प्रदान करती है और हमारा जीवन सफल करती है। और हमें रूढ़िवादी जो सोच होती है, जैसे कि यहाँ पर बाबू गोपाल प्रसाद जी की थी, उससे बचना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी एकांकी रीढ़ की हड्डी। उम्मीद है आप लोगों को ये एकांकी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।